नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भटनेर पोस्ट राजस्थान के साथ। मैं हूं गोपाल झा। कहते हैं राजनीति भी एक चक्रव्यूह की तरह है जिसमें कई ऐसे अवरोधक होते हैं जिसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई अभिमन्यु नामक युवक जब राजनीति में पदार्पण करता है और हर लक्ष्य को भेदने की कोशिश करता है तो लगता है कि वास्तव में जो सातवां घेरा होता है उसको पार करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन कलयुग में खास तौर पर इस दौर में खास तौर पर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो अभिमन्यु पुनिया जो अपने आप में एक उदाहरण है, विरले नेता हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं और रोल मॉडल भी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में राजनीतिक सफर में बहुत सारी कामयाबी हासिल की है। आज न सिर्फ वो विधायक हैं बल्कि राजस्थान में यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और मेरे साथ इस वक्त अभिमन्यु पुनिया है। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कहाँ से शुरू करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नाम ही अभिमन्यु है आपका, और अभिमन्यु की जब बात करते हैं तो बहुत ही, जो हम द्वापर के अभिमन्यु की बात करते हैं तो 16 साल की उम्र थी उनकी और कहते बहुत ही बहादुर जांबाज थे वो, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से, क्योंकि लास्ट में जो था वो नहीं भेद पाए। लेकिन आपकी जब बात करते हैं तो स्वभाव तो आपका भी वैसा ही है। आप जो झाड़ू हैं, कभी खबरों में हम देखते हैं कि वहाँ पर धरना दे दिया, वहाँ पर प्रदर्शन कर दिया, किसी अधिकारी को डांट दिया। तो क्या नाम का भी कोई अंतर पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? जैसे आपका नाम अभिमन्यु है तो नाम का कितना फर्क पड़ा आप में स्वभाव को लेकर? देखो सर, नाम तो ईश्वर ने, परिवार वालों ने जो रखा, लेकिन निश्चित तौर पर जिस भी क्षेत्र में हम जाए उस क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे राजनीति का हो, निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है उसका पूरी उस क्षेत्र में उसका पूरा मन से काम करे और पूरी वफादारी से काम करे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो उस क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां नहीं पा सकता और उस क्षेत्र के अंदर अपना मजबूती से काम नहीं कर सकता। और जो राजनीति का क्षेत्र है इसमें निश्चित तौर पर एक ये सेवा भाव का भी क्षेत्र है। अगर अच्छे लोग, नए लोग राजनीति के अंदर नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर हम आम गरीब किसान की आवाज़ को मजबूती से उठा नहीं सकते, उसकी आवाज़ के लिए मजबूती से लड़ नहीं सकते, क्योंकि आज भी देश के अंदर राजनीति को कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आने वाले समय का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं, आने वाले भविष्य को बचा सकते हैं। किसान गरीब के विकास के अंदर महत्वपूर्ण अगर हिस्सा है तो वो राजनीति का है। एक बार बार बात आती है कि अभिमन्यु को गुस्सा बहुत आता है, कभी किसी अधिकारी को डांट दिया, कभी किसी को। तो भाई राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा कि अधिकारी वर्ग जो है आपके निशाने पे रहता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, अधिकारी अच्छे भी होते हैं, कुछ अधिकारी दबाव में भी होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी कहीं ना कहीं, देखो हम सब लोग आज नीचे से उठकर आए हैं, कॉलेज की इकाई से आए हैं, हर परिस्थितियां देखी है, हॉस्टल के अंदर रहे हैं, हर परिस्थितियों से निकलकर जब वहां पहुंचते हैं और जब अधिकारी भी हमारे ही साथी वहां कोई बैठे होते हैं, गुस्सा इस चीज का आता है कि जब आम गरीब किसान को परेशान किया जाता है, आम गरीब किसान की आवाज को, जिसके लिए वो दर दर भटकता है कार्यालयों के अंदर और उसकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती, और सरकार में बैठे हुए बड़े पदों पर जो लोग सुनते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं, कहीं ना कहीं उसमें नोकझोंक होने का परिस्थितियां हमारी रहती है। और निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी उनके साथ खड़े रहने की है, उनकी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी निभाने की रहती है। तो वो अपनी परिस्थितियों के अंदर नोकझोंक जैसा मामला कभी ना कभी आपस में रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बात को सुना जाए, मजबूती से सुना जाए। इसी को लेकर ही आपसी मतभेद भी होता है, लेकिन मनभेद किसी प्रकार का नहीं रहता। ठीक है, मतभेद होना भी चाहिए। खैर, कहते हैं कि शादी के बाद जो बड़े बड़े क्रांतिकारी होते हैं वो भी ढीले पड़ जाते हैं। तो अभिमन्यु पुनिया की भी कुछ समय पहले शादी हुई, तो कोई परिवर्तन आया? नहीं, देखो वो एक ईश्वर जब चाहता है वो इस हमेशा सब कुछ होता है, लेकिन आम गरीब किसान के लिए, नौजवान के लिए जिस प्रकार से लड़ाई पहले लड़ते थे,
जिन नौजवानों का, जिन छात्र साथियों का, छात्र शक्ति का, जो पूरे राज्य का जो आशीर्वाद रहा, उन लोगों की आवाज़ बनकर हमेशा उनके साथ खड़े रहना, उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ना, ये ही जिम्मेदारी जो है उसको पूर्ण रूप से निभाने की हम प्रयास करते हैं और मजबूती से हमारा प्रयास रहता है। और आज भी हम चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की आवाज़ को सुने, और राजनीति हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमेशा मजबूती तभी मिलती है जब आपसी संवाद होता है। बिना संवाद के हम किसी स्थायी समाधान तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब मैं 2 साल पुराने समय में लौटते हैं, जब आपको टिकट मिला, आप क्षेत्र में आए टिकट लेकर। यूँ लग रहा था जैसे चुनाव काफ़ी टफ है, लेकिन आपने बड़ी आसानी से सियासी चक्रव्यूह को तोड़ दिया और रिकॉर्ड मतों से जीत भी गए। कितना मुश्किल था वो चुनाव आपका, क्योंकि पहला चुनाव था विधानसभा का? देखो, मैं कांग्रेस पार्टी का, मेरे नेता सचिन पायलट जी, जो कि हमेशा नौजवानों और किसानों की आवाज़ को मजबूती से उठाते हैं, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया और मुझे उम्मीदवार बनाकर भेजा, क्योंकि मैं NSUI का अध्यक्ष रह चुका था, विश्वविद्यालय का रह चुका था। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने नौजवानों को मौका दिया, और सचिन पायलट जी जब से अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष पहले थे, तब से उन्होंने नौजवानों को हमेशा आगे लाने का प्रयास किया राजनीति के अंदर। और आम गरीब किसान परिवार के नौजवान को जब टिकट देकर भेजा, तो कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं में जरूर कोई संशय था, लेकिन जिले के हर एक उस आम गरीब किसान ने वो चुनाव लड़ा। राज्य के हर एक आम किसान नौजवान की भावना थी, और वो ही ताकत थी कि संगरिया के हर नागरिक का, हर जन का, हर विचारधारा के व्यक्ति का आशीर्वाद मिला। और मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में संगरिया और टिब्बी की जनता का सेवा करने का मौका मिला। संगरिया और टिब्बी के ईश्वर तुल्य जो जनता है, उसका सेवा करने का मुझे मौका मिला। चलिए, विधायक बने 2 साल हो गए, तो ये 2 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? देखो, 2 साल में जो जनता ने जिस विश्वास के साथ मनाया, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा उनके विश्वास पर खरा उतरूं, उनकी बात को सुनने का पूरा प्रयास करूं, उनके बीच में जाने का पूरा प्रयास करूं। और जो हालात हमारे इलाके के अंदर है, पंजाब हरियाणा से सटा इलाका है, नशा चरम सीमा पर है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसान को कहीं ना कहीं अनेक आंदोलनों से गुजरना पड़ता है, चाहे पानी का आंदोलन हो, चाहे शुद्ध पेयजल का आंदोलन हो, चाहे भाखड़ा परियोजना का आंदोलन हो, चाहे एथेनॉल फैक्ट्री का जो आंदोलन अब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंचित क्षेत्र में हमारा क्षेत्र माना जाता है, और हमारा क्षेत्र पूरे राज्य के अंदर, मैं कहता हूं, बहुमूल्य क्षेत्र है सरकारों के लिए। चावल जो कि पूरे देश में जो क्वालिटी टिब्बी तहसील के अंदर होती है, वो पूरे देश के अंदर कोई दूसरी जगह नहीं होती। ठीक है। नरमा कपास जो हमारे क्षेत्र के अंदर होता है, वो दूसरे क्षेत्रों के अंदर नहीं होता। लेकिन हालात क्या है कि हमारा किसान आज भी दर दर भटक रहा है। हालात क्या है, हमारा नौजवान आज भी नशे के अंदर, सफेद पाउडर चिट्टे के अंदर ग्रस्त है। इन हालातों को सुधारने का प्रयास मैं हर दिन, हर समय मेरा प्रयास रहता है। सरकार आज हमारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, लेकिन विपक्ष में होते हुए भी जो जिम्मेदारियां हमारी है, उन जिम्मेदारियों को निभाने का काम हम लोगों का है, उनकी आवाज़ बनने का है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर जब सटे 2 किलोमीटर पर O2 हेड का निर्माण हो सकता है, तो क्यों ना टिब्बी के अंदर ऐसा बांध बने जो कि पूरा जिला शुद्ध पेयजल पानी पिए। गंभीर बीमारियां जो कैंसर, किडनी, अनेक बीमारियां होती है, उससे छुटकारा यहाँ के नागरिक को मिले। ये प्रयास हमारा है। हमारा प्रयास, यहाँ के नौजवानों को विश्वविद्यालय यहाँ क्यों नहीं खुल सकते? जब कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी बीकानेर के अंदर चला जाता है, तो हर एक नागरिक को पीड़ा होती है। जगह हमारे पास, उसमें संपन्न हम, फिर भी विश्वविद्यालय यहाँ क्यों नहीं आ पाते? यहाँ का नौजवान क्यों कोटा सीकर के अंदर शिक्षा नगरी के लिए जाता है? ये केशवानंद जी की धरती थी, शिक्षा नगरी संगरिया को जाना जाता था। ऐसा क्या किसी का, मैं कहता हूं इस पे कि नजर पड़ी, नजर लगी कि आज हालात जो हुए हैं, वो कहीं ना कहीं दिनों दिन किसान की पीड़ा, नौजवान की पीड़ा, व्यापारी की पीड़ा से ये क्षेत्र ग्रसित है। आने वाले समय में
बड़ी लड़ाई हमारे सामने है। चाहे सरकार कोई भी हो, सरकारों के सामने बोलने की क्षमता नेताओं में होनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं जिले के अंदर कि नेताओं को सरकार में अपनी आवाज मजबूती से रखनी चाहिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए रखनी चाहिए, ना कि अपने विकास के लिए रखो। और आसपास का जो वातावरण है, अधिकारी का ट्रांसफर करवाकर आप क्षेत्र का विकास नहीं करवा सकते। आप अधिकारी ले आओगे, डिप्टी आ जाएगा, सीआई आ जाएंगे, एसडीएम आ जाएंगे, तहसील, वो प्रक्रिया है। एक वो बात आपने अभिमन्यु जी बहुत अच्छी बात कही आपने कि संगरिया की बात की, जो आपका क्षेत्र भी है विधानसभा क्षेत्र, जो वाकई आज से कई दशक पहले स्वामी केशवानंद जी आते हैं और उन्होंने यहाँ पर शिक्षा नगरी बना दी। आज जब बहुत सारी सुविधाएं हैं प्रदेश में, शिक्षा का स्तर भी बहुत आगे बढ़ा है हर तरह से, लेकिन संगरिया में आज जैसे आपने एक बात कही कि जो जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर आप ये बात कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या प्रयास किया जाए कि जैसे आपने कहा कि ये सीकर, कोटा हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, संगरिया है, रावतसर है, हनुमानगढ़ है, नोहर भादरा, कोई भी हमारा ज़िला है, वहाँ पर इस तरह के क्यों नहीं विकसित होने चाहिए शिक्षण संस्थान? बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता है। क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग, ये बताएं। इस मामले में सरकार से भी मैंने एक दो बार प्रयास किया कि आप जब विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय की बीकानेर में खोल सकते हो, और कुछ जिलों में दो दो विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, क्यों ना कि संगरिया के अंदर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय खुले। सरकार ने क्या कहा? जगह प्राप्त है, संस्थाएं बनी हुई है, ढांचा तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाकामी आती है ट्रस्ट और सरकार के सामंजस्य की, वो नाकामियां यहाँ पर शिक्षा के रोजगार को लेकर नहीं। जैसे आपने कहा कि आपने यूनिवर्सिटी की मांग की, तो सरकार का क्या जवाब था? देखो, सरकार का जवाब है कि हमने बीकानेर में लगा दी, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो समय है वो सरकार सोचती है कि कांग्रेस का एमएलए है, कांग्रेस का विधायक है, लेकिन मैं भाजपा भी चुनाव लड़ती है, हो सकता है कि चुनाव भाजपा डिफीट कर गई, पहले भाजपा वहां चुनाव जीती भी हुई थी, लेकिन सरकारों को भी इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा और नेताओं को भी इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, नेताओं को भी विकास की बात करनी होगी, ना कि अधिकारियों के ट्रांसफर से, मुकदमों से, एक दूसरे से। जो विकास जब आता है तो उसके अंदर ना कांग्रेस देखता है ना भाजपा देखता है। अगर क्षेत्र का विकास होगा तो उसमें हर एक नागरिक का वहाँ विकास होगा, वहाँ जो रह रहा है हर एक नागरिक का व्यापार बढ़ेगा, हर एक नागरिक की आय बढ़ेगी, वो उसका मजबूती का काम करेगी। चलिए अब एथेनॉल प्लांट की बात कर लेते हैं। काफ़ी विवाद है और कल अभी आप जैसे आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं महापंचायत की, एक पंचायत तो आपने कर ली, उसका जो हमने हश्र देखा। जब एथेनॉल प्लांट का एमओयू हुआ तो सरकार आपकी थी, कांग्रेस की थी, ये भाजपा का भी कहना और ये तो सच है, तथ्य है ये। आज विरोध भी कांग्रेस ही कर रही है, तो इतना विरोधाभास क्यों है? देखो, सरकार में एमयू होते हुए आए हैं आज तक, आज भी भाजपा की सरकार है, अनेक कंपनियों के साथ सरकार के एमयू हुए, लेकिन आज आप देख रहे हो 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर एमयू कंपनियां भाग गई है। अभी जो प्रवासी सम्मेलन हुआ अधिकांश कंपनियां आई नहीं, तो एमयू कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां का किसान, टिब्बी इलाके का किसान एथेनॉल से गंभीर संकेत महसूस करता है, गंभीर बीमारियों के संकेत महसूस करता है, शुद्ध पेयजल को लेकर उसमें शंका है। तो वो शंका सरकार ने 15 महीने हो गए, सरकार ने कोई उस सत्र पर वार्ता नहीं हुई, और एमयू रद्द करना कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। एक लाइन का ऑर्डर है मुख्यमंत्री जी का, एमयू रद्द करे, अन्यत्र जगह स्थापित करे। एमयू रद्द भी नहीं होगा तो अन्यत्र जगह स्थापित करे। राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ऐसे क्षेत्रफल, वहां आसपास में 20-30 किलोमीटर में कोई बड़ी जनसंख्या का लोग नहीं है, लेकिन जहां ये फैक्ट्री स्थापित हो रही है वहां से आप 500 मीटर में कम से कम 30 से 40 हजार की जनसंख्या है वहां पर। तो कम से कम ये विरोध आम जनता का विरोध है, और इस आम जनता के विरोध को सरकार को समझना पड़ेगा, सरकार को वार्ता करनी पड़ेगी, फैक्ट्री को अन्यत्र जगह स्थापित करना पड़ेगा। यानी किसी भी सूरत में एथेनॉल प्लांट मंजूर नहीं है उस इलाके को। देखो, उस इलाके में हर उस किसान को, हर उस किसान परिवार को, व्यापारी को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए वो कहीं ना कहीं शंका महसूस करता है, और वो शंका सरकार वार वार वार्ता से दूर नहीं हो पा रही है। और अधिकांश नेताओं ने वार्ता की है, पक्ष और विपक्ष ने वार्ता की है, लेकिन किसान खुश नहीं है उससे।
और जब किसान वहाँ का नागरिक नहीं चाहता है तो आप बड़े उद्योग स्थापित करके उनका संचालन नहीं कर पा सकते। अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी इस मामले को देखो, लेकर? कांग्रेस उन किसान संघर्ष समिति के साथियों के साथ है, हम्म, पहले भी हमारे साथ थे। MP MLA वहाँ के हमारे सीनियर लीडर, हमारे राजस्थान के सीनियर लीडर, हर एक कांग्रेस का नेता इस आंदोलन में इन किसान साथियों के साथ खड़ा है। तो यूथ कांग्रेस की बात करते हैं, चूंकि आप प्रदेशाध्यक्ष भी हैं राजस्थान में, इन दिनों क्या कर रहा है संगठन? देखो, यूथ कांग्रेस इन दिनों पूरे राजस्थान के अंदर एक पंपलेट के साथ हर घर दस्तक अभियान राज्य सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। 2 साल की विफलता जो इनकी है, ये पखवाड़ा मना रहे हैं कि उपलब्धियां, हम पूछ रहे हैं कि उपलब्धियां क्या है राज्य सरकार की। क्या आपने एक उपलब्धि हमें बताइए कि आप एक उपलब्धि, राइजिंग राजस्थान में 10 लाख रोजगार, आगे 10 लाख रोजगार, किसान को लेकर डिग्गियों का अनुमोदन। आज वही परिस्थितियां हैं उस समय, जो हालात भाजपा ने नौजवान विरोधी और किसान विरोधी चिरंजीवी बंद करना, चिकित्सा, शिक्षा, महिला अत्याचार, जिस मुद्दों के साथ ये सत्ता में आए, पेपर चोरी, कांग्रेस के राज के अंदर पेपर चोरी हुआ, भाजपा ने कौन से बड़े मगरमच्छ पकड़े? भाजपा में मुझे एक व्यक्ति ये बताओ, सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा इस सरकार में कौन सा बड़ा मगरमच्छ पकड़ा? ये सवाल आज खुद भाजपा की सरकार से हर जन पूछ रहा है अपने भविष्य के लिए। महंगाई की जो बात करते थे, महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। एक आम परिवार का जीवन जो 500 रुपये में चलता था, वो आज 2500 रुपये में, 2500 रुपये में उसका जीवन यापन नहीं हो पा रहा। इसका जवाबदेही सरकारें हैं, राज्य और केंद्र सरकार को आने वाले समय में इस चीज़ के लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यानी यूथ कांग्रेस अभी सरकार की पोल खोलने में लगी हुई है। बिल्कुल, हर घर दस्तक अभियान हमारा हर बूथ पर चल रहा है। कांग्रेस की बात करते हैं कि जब यूथ कांग्रेस, यानी देखिए अब तो आप प्रदेशाध्यक्ष, पहले NSUI के प्रदेशाध्यक्ष थे, अब आप यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। आपको नहीं लगता कि जब से आंतरिक चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई आपकी, यूथ कांग्रेस पर प्रतिकूल असर पड़ा है? देखो, यूथ कांग्रेस NSUI में राहुल गांधी जी की सोच थी कि आम परिवार के लोग आगे आए, और उसी का ही उदाहरण है कि आज आम परिवार के लोग, हम जैसे लोग आज अगर राजनीति के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की वो चुनाव प्रक्रिया ही है। चुनाव प्रक्रिया में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद हमारे नहीं है। मतभेद जब एक दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ता है, निश्चित तौर पर इससे पार्टी को मजबूती मिलती है, अगर वो ईमानदारी से काम करे तो। अगर पार्टी में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा, हार और जीत इसके अंदर हो सकती है। हारा हुआ व्यक्ति उपाध्यक्ष बनेगा, उससे हारा हुआ व्यक्ति महासचिव बनेगा। अगर वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहा है तो पार्टी उसके काम को देखती है। अगर आपसी मतभेद की वजह से मनभेद रखकर काम नहीं करे तो उसको उसका खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कतई किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। मजबूत होकर कांग्रेस पार्टी के सिपाही बनकर यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, NSUI कार्यकर्ता राजस्थान के अंदर लड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि अधिकांश कांग्रेसी PM मोदी से, अमित शाह से बहुत डरते हैं? वो सच बोलना ही नहीं, जैसे विपक्ष में जैसे आप जैसे कुछ लोग हैं, अभिमन्यु पुनिया जैसे लोग जो डट के मुकाबला करते, जो सच बोल देते हैं। लेकिन बहुत सारे कांग्रेसियों को हम देखते हैं कि बिल्कुल वो सरकार के खिलाफ या सरकार के की जो नीतियाँ हैं, भाई विपक्ष की कुछ तो भूमिका आपकी भी है, जनता ने आपको दी हुई है, तो उसकी टिप्पणी करने से भी डरते हैं। देखो जा साहब, कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी प्रकार से, किसी पे ED का डर होगा, किसी पर प्रशासनिक व्यवस्था का डर होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं, राहुल गांधी जी हो, सचिन पायलट जी हो, तमाम नौजवान नेता जो कि हमेशा जमीन पर मजबूती से इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस किसान और नौजवान विरोधी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हो सकता है किसी नेताओं पर किसी प्रकार का दबाव होता होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अधिकांश नेता इस भाजपा से आज लड़ाई कांग्रेस की भाजपा को भगाने की नहीं है, हर जनता के आम नागरिक की आवाज है। अगर उसकी आवाज को मजबूती से विपक्ष नहीं रखेगा तो भाजपा को हम इस देश से भगा नहीं सकते। इन्होंने जो उद्योगपतियों को पनपाने का काम किया, आज गुजरात के अंडानी और अंबानी 10-10 हजार बीघा के पार्क इनको दिए जा रहे हैं, सोलर पार्क लगाने के लिए, जहां ग्रीनरी है पेड़ को काटे जा रहे हैं।
खेजड़ी जो कि पर्यावरण का सबसे सुरक्षित पेड़ माना जाता है, उसके लिए सरकार उसको काटने के लिए अडानी को परमिशन दे रही है, तो आप सोच सकते हो कि देश कहां जा रहा है। 4 गुजराती मिलकर इस देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। देश की जनता की आवाज है इनको भगाने की, और वो आवाज कांग्रेस मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम कर रही है। देखिए, एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ और आज से नहीं कहता, जब आप सत्ता में होते हैं तो बीजेपी वालों को कहता हूँ, बीजेपी अभी सत्ता में है तो कांग्रेस वालों को कहता हूँ कि सत्ता पक्ष तभी मनमानी करता है जब विपक्ष कमज़ोर होता है। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष कमज़ोर है इसीलिए सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है बहुत ज़्यादा? देखो, राजस्थान के अंदर पूरा विपक्ष मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, और आप देख रहे हो हर जगह कांग्रेस किसान नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए अपनी मजबूती से इस भाजपा और तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ रही है। व्यवस्थाओं में हो सकता है, लेकिन आज का जो समय है उसमें कांग्रेस मजबूती से, अगर भाजपा को कोई देश में हरा सकता है तो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं जो हरा सकता। चलिए, लास्ट में एक चलिए 2 सवाल हैं। एक तो मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, महात्मा गांधी जी का नाम अब नहीं रहेगा। कभी उन्होंने कहा कि पूज्य बापू के नाम से, तो पूज्य बापू पता नहीं कि लोगों ने कहा कि कौन से बापू, तो अब सरकार को भी लगा कि यार ये गलत फैसला हो गया। अब सरकार ने वो राम जी के नाम से वो शुरुआत कर दी। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा इस पे? देखो, हमेशा बीजेपी ने इस देश में 12 सालों से सत्ता में है, देश में लगातार एक योजना बताओ कि बीजेपी ने ये योजना शुरुआत की है, सिर्फ नाम बदलने का काम किए हैं। इन्होंने बड़े शहरों के नाम बदले। मनरेगा जो कांग्रेस की देन थी, मनमोहन सिंह जी इसको लेकर आए, और आम गरीब परिवार की सबसे सुरक्षित योजना थी ये। इसमें 100 दिन का इसको राज्य के अंदर सचिन पायलट जी ने किया। आज जो हालात हैं, अगर कोविड कोरोना आया उस समय कोई सबसे सुरक्षित था तो मनरेगा का सदस्य था। मनरेगा के अंदर हर प्रतिदिन जो काम करता था वो कभी इसके अंदर भूखा नहीं रहा कोविड के अंदर। लेकिन जो हालात बीजेपी ने पैदा किए, आप नाम बदलो, नाम बदलने से आप जनता के अंदर अपने आप में संतुष्ट हो सकते हो, लेकिन जनता के अंदर संतुष्ट नहीं हो सकते। आपने जी राम जी नाम किया, नाम का स्वागत हो सकता है, लेकिन आपने किया क्या है मनरेगा के लिए? मनरेगा की राज्य के अंदर आज हालात ये है कि सबसे कम दिन चल रही है। आप पंचायतों के अंदर देख रहे हो, क्या आदेश है ऊपर से राज्य का कि पंचायतों के अंदर मनरेगा से काम नहीं हो रहा। मनरेगा का साथी हर दिन परेशान हो रहा है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। नाम बदल सकते हो, लेकिन विकास आपको करना पड़ेगा। विकास तभी होगा तब आप कोई अच्छी योजनाएं लाओगे। आप किसान को खा रहे हो, नौजवान को खा रहे हो, कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए इस देश में आप जो सौदा करना चाहते हो देश की जनता का, वो देश की जनता सहेगी नहीं। चलिए अभिमन्यु जी, अब लास्ट सवाल, चूँकि अभी जो आपके सिर पे जो चोट है, जो हमारे जो दर्शक हैं, जो बाहर के दर्शक हैं, उनसे कहिए एंथॉल प्लांट के खिलाफ जो एक आंदोलन चल रहा है, उसमें अभिमन्यु पूनिया एक विधायक के तौर पर शरीक हुए और वहाँ पे एक पत्थरबाजी हुई, जो भी उसमें चोटिल हो गए थे। तो ये जो एथनॉल प्लांट विवाद है, इसका आखिरी हल क्या है? देखो, एथनॉल प्लांट विवाद को सरकार को तुरंत प्रभाव से इसको अन्यत्र जगह स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लंबे समय से आंदोलन चला है। चाहे कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था की अनहोनी रही हो या इनमें आपस में असामंजस्य रहा हो, सरकार और जिला प्रशासन को समय रहते वार्ता करना चाहिए। और अभी भी समय है कि अगर आप वार्ता करोगे, इस पर निष्कर्ष निकालोगे। एक लाइन का किसान चाहता है कि कैसे भी करके हम इस एथेनॉल प्लांट को यहाँ पर नहीं स्थापित कर सकते। चलिए, ये हैं अभिमन्यु पूनिया, जो संगरिया के विधायक हैं और राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जो बहुत ही कुशल संगठक माने जाते हैं, क्योंकि छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। और जैसा उन्होंने खुद कहा कि राहुल गांधी का जो नया फार्मूला है, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर जब यूथ कांग्रेस को मजबूत किया गया, NSUI के भी ये प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, तो एक कुशल संगठक के रूप में इनकी जो छवि है अभिमन्यु पूनिया की, और ख़ास तौर पर जब हम कहते हैं कि जो विपक्ष में इस तरह के नेताओं की बहुत ज़रूरत होती है लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। अभिमन्यु जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।